क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं और नहीं पता कि क्या पढ़ाई करना होता है, क्या योग्यता होती है, परीक्षा पैटर्न क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिलेबस क्या है? तो आइए आयोग के द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन के थ्रू देखते हैं कि क्या क्या योग्यता है, क्या आयु चाहिए होगी, क्या परीक्षा पैटर्न होने वाला है और क्या सिलेबस है। 20 फरवरी 2025 को आयोग ने ये नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके तहत उन्होंने पीसीएस, एसीएफ, आरएफओ के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, जिसको लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की 24 मार्च। यूजुअली पीसीएस जो है, इसका फॉर्म जो है फरवरी से मार्च के बीच में रहता है, तो इसी बीच में हर साल आता है यूजुअली। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करना होता है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ओटीआर फिल करना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है। ओटीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी है वो सारी आपको डेटा एक बार में फिल कर देना होता है। इससे होगा क्या, जब आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार फिल कर देंगे तो आपको एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाएगा। अब अगली बार जब भी यूपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम आएगा, कोई भी फॉर्म निकलेगा, उसे आप फिल करने के लिए सिंपली अपना ये ओटीआर नंबर डालिए और आपने जो डिटेल्स भरी हुई है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखानी शुरू कर देगी। अगर कुछ उसमें से अपडेट करना है तो आप अपडेट कर पाएंगे, अदरवाइज़ हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। वरना होता क्या था पहले, ओटीआर से पहले का सीन क्या होता था कि अगर यूपीपीएससी ने 2 फॉर्म एक साथ निकालें तो आपको दोनों फॉर्म के लिए हर बार सेम इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती थी। बट जब से ओटीआर आया है आपके लिए बहुत सुविधा हो गई है कि सिर्फ ओटीआर नंबर डालिए, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। सिर्फ टिक मारना है, चेक करना है और आगे बढ़ते जाना है। और बेसिक जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी आयोग को, वो आपको दे देनी है। आगे हम इसके बाद पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आयोग ने बोला है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं ऑनलाइन, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। आगे आप देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस दी गई है स्टेप बाय स्टेप। आप इसे पढ़ के चाहें तो आप किस तरीके से फॉर्म भरना है, आप देखिए नेट बैंकिंग, कैश पेमेंट, कार्ड पेमेंट या अदर पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं आयोग को। ये पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे डिटेल में चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये 4th स्टेज है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए कि फॉर्म भरते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्या फ़ी पेमेंट करनी होती है आपको। अगर आप अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी से जिसको बोलते हैं हम, उससे बिलोंग करते हैं तो आपको 125 रुपये पे करने हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 125 देना है। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से यानी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तब भी आपको 125 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको टोटल 65 रुपीज़ पे करना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 25 रुपये पे करने हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 40 रुपीज़ प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी यानी 65 रुपीज़ टोटल पे करने होते हैं। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2025 के लिए थी, 200 वैकेंसी आई हुई थी, 10 पोस्ट आई थी एसीएफ के लिए, आरएफओ के लिए। अब अगली साल जब आएगी तो डिफरेंट होगी। अब अगर आपको सैलरी के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। सैलरी के बारे में डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, 9300 टू 34,800 ग्रेड पे। और इसके नीचे एसीएफ आरएफओ के बारे में भी दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ अगली, जब आप ओटीआर नंबर आपके पास रहेगा और जब पीसीएस का फॉर्म भरने जाएंगे तो ये जो आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है, सेम फॉर्मेट आपको आपके फॉर्म अप्लाई करते वक्त दिखेगा। फाइनली आपसे वो ये पर्टिकुलर पोस्ट हैं इस साल की कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, इनके लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे इसके लिए चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ इन इंडिया और डिग्री रिकॉग्नाइज बाई द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू देयर। ऐसे ही करके हर पोस्ट के लिए स्पेशल आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही देखिए टोटल 12 पोस्ट हैं, इनके लिए आपको स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। अब अगला क्या है इम्पोर्टेंट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिर्फ आपको बैचलर डिग्री चाहिए। बैचलर डिग्री चाहे किसी भी कैटेगरी में हो आपको पास करे होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखते हैं, अगर आपको जैसे सपोज कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के बारे में आप जानना चाहें या उसे आप टारगेट कर रहे हैं कि आपको डीएसपी बनना है, तो उसके लिए देखिए मेल कैटेगरी के लिए, शेड्यूल का ट्राइब के लिए और फीमेल के लिए उन्होंने हाइट और चेस्ट के सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड एंड एक्सपेंडेड
में इन्होंने कैटेगरी दे रखी है, तो इसे ध्यान रख लीजिएगा। इसकी भी ज़रूरत पड़ती है अगर आप डिस्ट्रिक्ट होम कमांडेंट होमगार्ड के बारे में जानना चाहें, देखिए इन्होंने दे रखा है डिटेल में। अगर आप सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के बारे में टारगेट कर रहे हैं उसके लिए भी कैटेगरी है। एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्होंने फिजिकल क्राइटेरिया दे रखा है। डिप्टी जेलर बनना है तो भी उसके लिए फिजिकल क्राइटेरिया है, हाइट आपकी 168 होनी चाहिए और चेस्ट 81.3, ऐसे ही डिटेल में आपको इन्होंने दिया हुआ है। मैं PDF अपलोड कर दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। हम इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे जो आपको काम आएगी। इसमें इन्होंने देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट। हाँ, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास इस फॉर्मेट की देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बता रहा हूँ, अक्सर लोग इसमें मिस करते हैं। इस फॉर्मेट में, पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं, जाति प्रमाण पत्र आपका इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हिंदी में ही हो, इंग्लिश में भी हो चलेगा। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं तो आपको स्वयं घोषणा पत्र भी ये देना होता है। ऐसे ही सेम चीज़ें आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए दी गई हैं। ये सारे फॉर्म हैं जो आपको अपने पास रखने होंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये आपसे मांगे जाएंगे और इसी अकॉर्डिंग आपके अप्रूव किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको इसका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का पहले से ध्यान रखिएगा। चलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, सिलेबस, प्लान ऑफ द एग्ज़ाम। तो आयोग ने देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो PCS का एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज में होगा। पहला प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मेंस कन्वेंशनल टाइप यानी रिटन एग्ज़ाम होगा। तीसरा स्टेप होगा वाइवा, जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट है, ये 100 नंबर का होता है। पहले हम फोकस करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे एग्ज़ाम ये होगा। इसमें बेसिकली होंगे 2 पेपर। देखिए आयोग ने खुद दिया हुआ है, आयोग ने देखिए बताया हुआ है कि द सिलेबस ऑफ पेपर will consist of 2 compulsory papers. Answer sheet will be on OMR sheet mentioned above अपेंडिक्स 3 में इन्होंने पूरा सिलेबस दे रखा है। 200 नंबर का ये पेपर होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में, 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में। पेपर 1 का एग्ज़ाम जो होगा 9:30 से 11:30 होगा। पेपर 2 का एग्ज़ाम 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में होगा। पेपर 2 जो होगा वो क्वालिफाइंग है, 33% आपको ले आना पड़ेगा, यानी 100 क्वेश्चन हैं तो आपको 33 क्वेश्चन सही करने हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन द बोथ पेपर। अगर आप एक पेपर में भी एब्सेंट हो गए तो कंप्लीट एब्सेंट माने जाएंगे और जो आपकी मेरिट बनेगी वो पेपर 1 के बेस पे बनेगी। देखिए इसीलिए पेपर 2 को इन्होंने क्वालिफाइंग बनाया हुआ है। तो चलिए अब अगला हम क्या सिलेबस देखते हैं कि इन्होंने पेपर 1 के लिए सिलेबस क्या दे रखा है। नहीं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं पहले, रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या होने वाला है। रिटन एग्ज़ाम में सबसे पहले होने वाला है हिंदी, जनरल हिंदी। दूसरा एग्ज़ाम होगा essay का। तीसरा GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 एंड GS6। पहले इसके जगह पे हुआ करता था ऑप्शनल पेपर, पेपर 1, पेपर 2, बट अभी GS1, GS5, GS6 है, यानी UP स्पेशल, ये दोनों पेपर होते हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें आपसे देखो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। द टेस्ट विल बी रिलेटेड टू द मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कीपिंग द मैटर ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट इन व्यू एंड फॉर जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, कैरेक्टर, एक्सप्रेशन, पावर, पर्सनालिटी एंड जनरल सूटेबिलिटी फॉर द सर्विस। तो आयोग ने साफ साफ बताया कि वो जब आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगी तो उस दौरान क्या चीज़ों पे फोकस होगा। चलिए अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाते हैं, पेपर 1 का सिलेबस क्या है, जिसको हम बोलते हैं GS1, जनरल स्टडीज़ 1 पेपर बोल लो। पहला पॉइंट है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसको ध्यान से पढ़ेगा, इसमें इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया है। इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, वैसे इन्होंने UPSC से ही पूरा एज इट इज़ कॉपी किया है, ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, ETC।
इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 16 SDG गोल्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। साथ में पॉवर्टी इंक्लूजन पढ़ना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के बारे में पढ़ना है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स जो हैं गवर्नमेंट की उनको आपको पढ़ना है, जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसके लिए इन्होंने स्पेसिफिकली देखिए मेंशन कर रखा है कि दैट डोंट रिक्वायर द सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। जनरल साइंस बोलते ही बहुत बड़ा पिंडोरा खुल जाता है, बट इस UPPSC आयोग की अच्छी बात यह है कि इन्होंने डिटेल में भी दे रखा है कि इन टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है। जैसे पहला वाला जो पॉइंट इन्होंने दिया उसके अंदर बोला है ऑन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कैंडिडेट विल एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट देम। सिर्फ नॉलेज चाहिए, बहुत गहरी नॉलेज नहीं चाहिए आपसे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्या चाहिए इनको, हिस्ट्री एम्फेसिस शुड बी ऑन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं आयोग, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, रट्टा नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपसे। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। In the INM, the candidates are expected to have some synoptic view of nature and character of freedom movement, growth of nationalism and attainment of independence। मतलब आपके व्यूज़ इस पर क्लियर होने चाहिए कि आपसे एक्सपेक्ट किया साइनोप्टिक व्यूज़ होने चाहिए उसके नेचर, उसके कैरेक्टर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट के, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के ऊपर। अगला ज्योग्राफी के बारे में उन्होंने क्या दिया है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत स्पेसिफिक नहीं चाहिए। देखो उन्होंने साफ साफ लिखा ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट उन्होंने बोला क्वेश्चंस ऑन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विल रिलेट टू फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये 3 वर्ड फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, 3 वर्ड लिखते ही सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, बट हाँ ये स्पेसिफिक भी कर देते हैं कि हम इतने ही पूछेंगे। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी में क्या इन्होंने बोला है, इकोनॉमिक एंड कल्चर क्वेश्चंस विल टेस्ट नॉलेज ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडिंग पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ब्रॉड फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया एंड इंडियन कल्चर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ पॉलिटी ही नहीं पूछेंगे, आर्टिकल्स ही नहीं पूछेंगे, उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे 2024 में जब हुआ था कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस उन्होंने पूछे तो लोगों को लगने लगा ये कहाँ से नया पूछ लिया। उन्होंने सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन कर रखा था इस चीज़ के बारे में। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड अर्बनाइजेशन, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डोंट रिक्वायर्ड स्पेशल, ये पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा, डोंट रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशंस, जनरल अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट। आपको इसके बारे में रिसर्च नहीं करनी है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं रखनी, बेसिक नॉलेज रखनी है। जैसे अब अगले वाले कोई पॉइंट में देखो उन्होंने क्या स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस विल कवर द जनरल अप्रिसिएशन and understanding of science including matters of everyday observation and experiences as many expected बहुत important point है, a well educated person who has not made special study of any scientific discipline can answer the question। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो सारी चीज़ें आपने पढ़ना है, जो सारे टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ते वक्त क्या चीज़ ध्यान रखनी है इन्होंने नोट करके स्पेशली मेंशन किया हुआ है। नोट, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबव सब्जेक्ट्स विद स्पेशल रेफरेंसेस टू द उत्तर प्रदेश, यानी यूपी के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उत्तर प्रदेश के सेंटर में रख के पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट क्या है, पेपर 2 जिसको हम CSAT भी बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। CSAT बहुतों के लिए ये बहुत राखा रोड़ा बन जाता है, खैर ये है उतना नहीं जितना इसको हुआ बना दिया जाता है। इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन क्या किया है, जनरल स्टडीज़ 2 में कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश अप टू 10th लेवल, जनरल हिंदी अप टू 10th लेवल।
अच्छी बात है आयोग की ये है कि आयोग ने अर्थमेटिक, जो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक में स्पेसिफिकली बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने। जैसे नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपने अच्छे से पढ़ लिया अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको इससे सॉल्व हो जाते हैं अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा है तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है आपको? नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इनरैशनल नंबर, रियल नंबर, डिवीज़र ऑफ एन इंटीजर, प्राइम इंटीजर, एलसीएम, एचसीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपने अगर पढ़ लिया तो 8 से 10 क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व करके लेके जाएंगे। फिर आपको एवरेज, इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आयोग पूछता ही पूछता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे भी 1-2 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता ही आता है। परसेंटेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी एक क्वेश्चन, एक तो छोड़ी तो 2 तो 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी आते हैं। टाइम एंड वर्क, इससे भी एक क्वेश्चन तो मिनिमम फिक्स है, आएगा ही आएगा। स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप अगर देख पाओ तो इसे ये वाला अर्थमेटिक वाला टॉपिक जो है कितना इंपॉर्टेंट है, अगर ढंग से आप इसे पढ़ लो, बाकी मैं कहता हूँ ये तीनों टॉपिक छोड़ दो, चलो तीनों टॉपिक छोड़ दो, सिर्फ ये टॉपिक मैथ्स में आप पढ़ लो, आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। फिर भी जिनको ये पढ़ना है, हो सकता है बहुत सारे लोगों का ये चीज़ स्ट्रॉन्ग हो। अलजेब्रा में क्या है? फैक्टर ऑफ पॉलीनॉमिनल्स, एलसीएम, एचसीएफ, और रिमाइंडर पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम, और लीनियर इक्वेशंस पढ़ने मत पढ़ना, टाइम वेस्ट होगा। सेट थ्योरीज हैं, सेट, नल सेट, ये सब मत पढ़ना, इनको कोई मतलब नहीं। वेन डायग्राम मत पढ़ना। बट हाँ, अगर वो एक क्वेश्चंस आते हैं जो डाटा इंटरप्रिटेशन वाले, उसको बेसिकली सॉल्व कर लेना, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ज्योमेट्री है, कंस्ट्रक्शंस एंड थ्योरम्स रिगार्डिंग ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कुलर, वैल्यू में मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मत पढ़ना, कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होता है। स्टैटिस्टिक, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फ्रिक्वेंसी, टेबुलेशन, मत पढ़ना, इसे भी कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लोगे, आपका सिर्फ 100 में से 33 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इजीली हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। इनमें से आप अगर 10 से 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, 15 मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन, चलो ले लो, 10 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लिया। इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपने सपोज यहाँ से सॉल्व कर लिया। हिंदी में आते हैं आपके 20 क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। आपने 20 में से 15 क्वेश्चन भी सही किए, ईजिली आप ले जाओगे। लेकिन ये मत मान के चलना कि आप अपने सारे एग्स एक ही बकेट में रखो, आप अलग अलग सारे टॉपिक्स पढ़ के जाना, ये उतना मत पढ़ना, फोकस मत देना। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत ध्यान देना, अदरवाइज छोड़ देना। इनको पढ़ना अच्छे से। 10 क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ईजीली सॉल्व हो जाते हैं, आपके कॉमन सेंस से, वो बताता हूँ कहाँ से। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक सिंपल आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी आपको इजीली अगर 1-2 लेक्चर किसी का देख लोगे ढंग से तो भी ये सॉल्व हो जाते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से भी आते हैं जो कि इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये भी इजी क्वेश्चन होते हैं, आप कर सकते हैं अगर आप 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जनरल इंग्लिश में क्या क्या है। जनरल इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आता है, बहुत ईजी होता है, आपको सिर्फ वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है और नीचे 4-5 क्वेश्चन दिए गए वो सॉल्व हो जाते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स, वर्ड्स मीनिंग, वोकेबुलरी एंड यूसेज, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट इसमें सामान्य हिंदी, हाई स्कूल स्तर तक के बहुत ईजी होते हैं इसमें। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तद्भव, तत्सम, देशज विशेषज, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली शुद्धियाँ मुख्य। अगर आपको वैसे सी सेट में अगर दिक्कत होगी कमेंट करके बताना, मैं पढ़ा दूंगा, पूरा सी सेट पढ़ा दूंगा, बहुत ईजी होता है। 33 नंबर लाने भर का मैं गारंटी लेता हूँ, मैं पढ़ा दूंगा इतना कि 33% आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सिलेबस आपने देख लिया, नेक्स्ट क्या है? मेंस का सिलेबस है। मेंस का सिलेबस आई थिंक अभी टाइम नहीं है डिस्कस करने का, अभी इसके लिए बहुत डिटेल में बात करनी पड़ेगी, इसलिए अगले वीडियो में से डिटेल में ले लेंगे मेंस का सिलेबस। और तो आपको अगला बता देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। देखो मेंस की इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या होती हैं। देखो 3 घंटे का पेपर है,
ये वैसे RFO और उसके लिए ACF के लिए 3 घंटे, वैसे सारे पेपर 3 घंटे के ही होते हैं। चलो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको बतानी थी कि एज लिमिट क्या होती है। एज लिमिट के बारे में आयोग ने क्या बोल रखा है, देखिए आयोग ने दिया हुआ है एज लिमिट। एज लिमिट में द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड एज 21 एंड मस्ट नॉट हैव क्रॉस्ड एज 40 ईयर्स। यानी आप 21 साल से 40 साल के बीच के होने चाहिए। यानी आपका 1985 से 2004 के बीच में जन्म हुआ होना चाहिए, 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कुछ कैटेगरीज हैं जिनके लिए एज रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, तो वो आप इसे पढ़ लीजिए। अगर आप इनके बीच में आते हैं तो देखिए सिंपली आप 21 साल अगर पहुंचने वाले हैं या 21 साल हो गए हैं तो हर साल ये फॉर्म भरिए। इसमें कोई अटेम्प्ट की क्राइटेरिया नहीं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, तो हर साल अपना हर साल अटेम्प्ट दीजिए, क्योंकि रियल एग्ज़ाम में बैठने पे उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस वो अलग होता है। जब आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं 40 ईयर्स की एज तक का, इतना तो आप नहीं पढ़ोगे। उससे पहले पहले सिलेक्शन लेके इस लूप से बाहर आ जाओ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रही कट ऑफ की बात, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यूजुअली कट ऑफ इनकी 112 से 129 तक 2023 की कट ऑफ गई थी। 2024 की भी इसी के आसपास है। देखिए आप सबसे सेफ रेंज होता है 130 प्लस टारगेट करना, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। 130 प्लस अगर आप टारगेट करेंगे तो आप इजीली जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप उससे क्रॉस कर जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, जैसे 2023 की 125 कट ऑफ गई थी, तो आप 125 ही नहीं टारगेट करेंगे, क्योंकि 125 आप टारगेट करो ज़रूरी नहीं कि आप उतना नहीं पाएँ। तो इसलिए आप टारगेट 130 प्लस करिए और आप इसके आसपास भी पहुँचेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और अगर और भी कुछ स्पेसिफिक डाउट रहेगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे आंसर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।